हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर कक्षा 8वीं का। और छठी 7वीं में भी सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी 8वीं बोर्ड की परीक्षा है और इसके लिए पेपर मैंने बनाया है। विद्यार्थियों, पेपर को पूरे ध्यान से देखें, इसी प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न कोई भी आ सकता है, लेकिन प्रश्न को इसी तरीके से आपको करना है और इसको ध्यान से देखना है और परीक्षा में इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। तो शब्द को, ऐसे शब्दों को चुनना है जिसमें डिफरेंट साउंड हो, उसकी आवाज अलग आ रही हो। पहला है वॉल, दूसरा है सेल, तीसरा है कॉल और चौथा है हॉल। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो ए है उसके नीचे अंडरलाइन है और यहाँ इन सब में ए की आवाज क्या आ रही है वो देखना है हमें। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे वॉल, इसको पढ़ेंगे सेल, इसको पढ़ेंगे कॉल और इसको पढ़ेंगे हॉल। तो यहाँ पर इस तरह की आवाज आ रही है, हॉल, कॉल, सेल, यहाँ पर ए की आवाज आ रही है। किसकी? ए की आवाज आ रही है। और वॉल, यहाँ पर भी ओ की आवाज आ रही है। इसका मतलब डिफरेंट साउंड इसकी आ रही है, तो बी आंसर हमारा राइट होगा। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। दूसरा है बीस्ट, लिस्ट, रीच और रेडी। इन बीस्ट, लिस्ट, रीच और रेडी, यहां पर ए की आवाज आ रही है। बाकी सब में ई ए की अगर हम बात करें तो बाकी सब में ई की आवाज आ रही है और यहां पर ए की आवाज आ रही है। रेडी, रे, ए, र, ए, रेडी, र, ए, डी, ब, ई, स्ट, बिस्ट, ल, ई, स्ट, लिस्ट, र, ई, च, रिच। यहाँ पर र, ए, डी, रेडी। तो यहाँ पर ए की आवाज आ रही है, इसलिए ये अलग है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड शब्द दे रखा है और प्लूरल का मतलब क्या है आपको ये ध्यान रखना है। बहुवचन, बहुवचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो चाइल्ड लिखा हुआ है, इस चाइल्ड का हमें बहुवचन लिखना है। चाइल्ड का मतलब बच्चा, यानी एक बच्चे को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। तो एक से ज्यादा बच्चों को क्या कहते हैं? चाइल्ड्स कहेंगे, या फिर चिल्ड्रन कहेंगे, या फिर चिल्ड्रंस कहेंगे, या फिर बॉयज कहेंगे। अब ध्यान रखना, बॉयज लड़कों के लिए होता है बहुवचन, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन में ये आर ई एन जोड़ने से ऑलरेडी ये बहुवचन हो जाता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड में एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर राइट उत्तर हमारा जो है वो है चिल्ड्रन, CHILDREN। चाइल्ड का चिल्ड्रन बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। तो बी उत्तर हमारा यहाँ पर राइट है। तो आपको यहाँ पर ऐसे बी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड ऑफ टूथ। यहाँ पर टूथ, टूथ का मतलब होता है दांत, एक दांत। टूथ का मतलब एक दांत। और सारे दांत को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, टूथ्स, इसमें एस लगा दिया जानबूझ करके, लेकिन ये नहीं है, गलत है। टीथ्स, इसमें टीथ में एस लगा दिया है, लेकिन ये गलत है। और टूथ तो ये लिखा हुआ ही है। तो ध्यान रखना है, TEETH, टीथ हो जाता है। टूथ का बहुवचन क्या हो जाता है? टीथ। प्लूरल क्या हो जाता है? टीथ। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। इस प्रकार से आपको बहुवचन आपकी जो किताब है उसमें से देख करके आपको ऐसे सीखने हैं और याद रखने हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर सही आर्टिकल भरना है। कच्चल इज आइलैंड, कच्चल इज आइलैंड। यहाँ पर ए भरना है, एन भरना है, द भरना है, या बी में है मान लो कुछ नहीं भरना है, क्रॉस भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कच्चल इज आइलैंड। अब यहाँ पर ये जो शब्द है वो शुरू हो रहा है आई से। तो हमारा जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये हमारे 5 स्वर हैं। और इन 5 स्वरों से अगर किसी शब्द का उच्चारण निकलता है तो हमारे उत्तर में ए एन आता है। मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं आइलैंड। तो आवाज किसकी आ रही है? शुरुआत में आई, यानी आ ई, यानी आ की आ रही हो या ई की आ रही हो, कुल मिलाकर के आई की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर ये स्वर है, वाउल्स है, इसलिए इसके साथ में एन लगेगा।
अगर ये स्वर नहीं होता तो उसके साथ में ए लगता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए एन एन। तो इस तरह से आपको आर्टिकल पढ़ लेने, कौन सा कहां पर क्या भरना पड़ेगा उसके लिए। ही इज यूरोपियन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, यानी ई तो क्या है, वाउल से, स्वर है। ए ई आई ओ यू हमारे स्वर में आता है, लेकिन ई और यू दोनों को मिलाने से यहाँ पर इसका उच्चारण बन रहा है, वो बन रहा है यू। और यू का उच्चारण बनने से ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, आवाज किसकी आ रही है, अक्षर क्या लिखा हुआ है वो नहीं, उसको पढ़ने पर क्या आवाज आ रही है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने पर आवाज यू की आ रही है और यू व्यंजन है, तो यहाँ पर स्वर इसलिए एन नहीं लगेगा। और कुछ भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर ही इज ए यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। तो व्यंजन के साथ हम कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप स्वर व्यंजन के ये प्रश्न है उनको अच्छे से पढ़ लें ताकि आप राइट कर सकेंगे। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर सही अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द भरना है, आपको सही विलोम शब्द ढूंढना है, ये ध्यान रखना है। अपोजिट का मतलब बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते नहीं है या ड्रॉप आउट हो गए, वो अपोजिट के बदले में इसी शब्द को अंदर पेपर में लिख देते हैं। तो ध्यान रखना है, विलोम शब्द लिखना है जो शब्द दिया हुआ है उसका। जैसे यहाँ पर मदर लिखा हुआ है, तो मदर का विलोम शब्द बताना है, फादर, ब्रदर, सिस्टर या अंकल। तो मदर का विलोम शब्द क्या होगा, फादर होगा, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो विलोम शब्द आपके पास हो लिखे हुए होंगे उनको आप अच्छे से पढ़ लें, उनमें से इस प्रकार विलोम शब्द का प्रश्न आने वाला है। नेक्स्ट है अंकल का विलोम शब्द या जेंडर पूछा जाए, तो सिस्टर है, आंट है, मदर है या नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो अंकल का क्या होता है, आंट होता है, अंकल यानी चाचा और आंट यानी चाची। तो अंकल का आंट होता है विलोम शब्द, या जेंडर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इस तरह के जो प्रश्न है उनको आप अच्छे से पढ़ लें, 2 प्रश्न इनके पूछे जाने वाले हैं 1-1 अंक के। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। बूढ़ी महिला है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हैंड्स वर फोल्डेड, हाथों को फोल्ड किए हुए। तो देयर यानी उनके, हिज यानी उसके, किसी व्यक्ति पुरुष के लिए आता है, हर यानी उसके, ये महिला के लिए आता है, माई यानी मेरे। तो यहाँ पर बूढ़ी महिला है वो सिटिंग यानी बैठी हुई थी, किस पर, व्हील चेयर पर, घूमने वाली कुर्सी पर बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। हैंड्स वर फोल्डेड, उसके हाथ है वो फोल्ड किए हुए थे। तो उसके हाथ किसके, तो महिला के हाथ फोल्ड किए हुए थे, महिला के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर आएगा। मेरे लिए ऐसा कहना है तो माई आएगा। हीज किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, उसके लिए, लेकिन कोई आदमी है तो हीज आएगा। और देवर एक से ज्यादा व्यक्ति हो उनके लिए देवर आता है। तो यहाँ पर इस महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो महिला के लिए हर होता है, ये ध्यान रखना है। तो हर हैंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई नेम इज निशा एंड आई एम 8th क्लास। माई नेम इज निशा, मेरा नाम निशा है, एंड एम इन 8th क्लास, और 8वीं कक्षा में हूं। तो क्या, मेरा नाम निशा है और मैं 8वीं कक्षा में हूं, मैं। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो यहाँ पर आई आंसर आ जाएगा हमारा, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ये 10 प्रश्न आए तो इस तरह किसी एक सारणी बना देनी है, टेबल बना देना है। पहला का क्या है, बी है, दूसरे का डी है, तीसरे का बी है, चौथे का है, इसमें ऐसे लिख देना है ताकि आपका टाइम है वो बच जाएगा। तो सभी पेपरों में आपको ऐसे करना है, ऐसी सारणी बना देनी है और उसमें इस तरह से हर एक प्रश्न का कौन सा ABCD में से ऑप्शन है वो उसके सामने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो 10 प्रश्न जो भी है वो आपके ऐसे हो जाएंगे ABCD वाले, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 into 1। अब रिक्त स्थान भरने के 5 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। राधा इज पुटिंग हर बुक्स द बैग इनटू या फॉर। राधा, राधा क्या कर रही है, पुटिंग यानी डाल रही है, हर बुक्स यानी उसकी पुस्तकें डाल रही है, किसमें, बैग, बैग के अंदर डाल रही है, यानी बैग है, ये जो बैग है इस बैग के अंदर वो पुस्तकें डाल रही है, यानी बाहर है और बाहर से अंदर डाल रही है। जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है या अंदर जा रही है तो वहां पर इनटू आता है गति करने की अवस्था में। तो इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा इनटू, आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। एक बार प्रश्न देख लेते हैं। तो अब उसके बाद में देखें, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली है वो बैठी हुई है। द ट्री, ट्री यानी पेड़। अब मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे यहाँ पर ये छोटी सी बिल्ली है वो बैठी हुई है, ठीक है।
ये बिल्ली बैठी है मान लो इस पेड़ के नीचे, तो कोई वस्तु किसी चीज कोई वस्तु के ऊपर, यानी एक वस्तु या व्यक्ति के ऊपर कोई और वस्तु या व्यक्ति हो और उसको छू नहीं रही हो और उसके नीचे हो, तब वहां पर क्या आता है, अंडर आता है। ये ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर अंडर है। टेबल के नीचे अगर बिल्ली बैठी है तो अंडर आएगा, पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो भी अंडर आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये इनटू द बैग यानी बस्ते के अंदर ये रख रही है, किताब एक एक करके अंदर रख रही है, पहले से ही बस्ते में हो, मैंने बस्ते में रख दी, आई पुट माई बुक्स इन द बैग, तब वहां पर वो आएगा कि वो बस्ते में पहले से रख दी है, तो इन आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वी अ नॉवेल नाउअडेज, रीड और रीड्स। वी यानी हम, नॉवेल यानी उपन्यास, नाउअडेज यानी आजकल, रीड यानी पढ़ना, और आर रीडिंग का मतलब पढ़ रहे हैं। तो आजकल यानी हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आजकल हम ये काम कर रहे हैं, आजकल हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इज हमारी सहायक क्रिया होती है, और ये जो रीड है उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है। इस तरह से कोई भी वर्ब हो उसमें आईएनजी लग जाता है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा आर रीडिंग, हमारा उत्तर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन इन द ईस्ट राइज और राइजेस। अब सूर्य है वो पूर्व में उगता है, ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व दिशा में उगता है, आप सब लोग जानते हैं, इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो ये शाश्वत सत्य है, और शाश्वत सत्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, और उसमें कोई भी वस्तु एक वचन हो तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर राइज का मतलब होता है उगना, और उसके साथ एस लगा देंगे क्योंकि सूर्य एक वचन है, तो यहाँ पर राइजेज आंसर हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। नेक्स्ट है वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कैन और मस्ट। हमें क्या करना है, फॉलो, फॉलो का मतलब पालन करना है, ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का पालन करना है। तो कैन यानी कर सकते हैं हम यातायात के नियमों का, या मस्ट हमको करना ही है यातायात के नियमों का। तो बिल्कुल सही है, यातायात के नियम है उनका, हमें हर हालत में उनका पालन करना है, इसलिए यहाँ पर मस्ट आएगा। आपके लिए आपकी इच्छा से पालन करो नहीं करो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरी चीज के लिए यहाँ पर आएगा मस्ट, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे वाक्य में हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप तेज दौड़ सकते हैं, आई कैन रन फास्ट, तब वहां पर आएगा कैन, मैं तेज दौड़ सकता हूं, आई कैन रन फास्ट। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 12वां, राइट द मिसिंग लेटर फॉलोइंग वर्ड्स 3 into 1। यहाँ पर मिसिंग लेटर भरने हैं, आपको रिक्त स्थान भरना है, जो छूट गए उन अक्षरों को। एक एक तीनों प्रश्न एक एक अंक के हैं। यहाँ पर ए ई आई ओ यू में से कोई भी भरना है और उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ REC, रैक और आर्डर, रिकॉर्ड, तो ये क्या है वास्तव में, रिकॉर्ड। क्या है, रिकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओ, रिकॉर्ड। ये स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो ये रिकॉर्ड की स्पेलिंग है। TONG, टंग, टंग, हाँ टंग का मतलब जीभ, वही। तो टंग की स्पेलिंग क्या है, तो TONGUE, तो यहाँ पर यू लिखना पड़ेगा। इसके बाद में DRI, डरी, तो ये क्या है, डायरी। क्या है, डायरी। तो डी के बाद में क्या आता है, आई आता है, तो यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा, DIARY, डायरी। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान भर के ये जो स्पेलिंग है उनको पूरा करना पड़ेगा, मिसिंग लेटर्स को। और ये 3 अंक का इस तरह का प्रश्न आएगा, उसके लिए आपको मीनिंग याद होने चाहिए। राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड, शब्द दिए गए उनका विलोम शब्द लिखना है। जैसे एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो भरा हुआ को क्या कहेंगे, तो भरा हुआ को फील कहते हैं, FILL, फील का मतलब भरना या भरा हुआ है। एबल, एबल का मतलब योग्य, आप किसी काम को करने के योग्य हैं, आप किसी काम को करना जानते हैं, और नहीं जानते हो तो अनेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अनेबल। क्लीन का मतलब साफ करना है, तो इसका हो जाएगा उल्टा विलोम शब्द डर्टी, गंदा है। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द भरने, अपोजिट भरने। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको शब्दों को क्रम से जमाना है और जिसका पूरा अर्थ निकले ऐसा एक वाक्य बनाना है। जैसे कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो यहाँ पर इस वाक्य को हमें जमाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे कर्ता, यानी मुख्य शब्द जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल यानी राजधानी, ऑफ राजस्थान यानी जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। तो ऐसे आपको जमा के लिखना पड़ेगा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, पहले ये आएगा 1 नंबर पे।
2 नंबर पे इज द हो गया, तीसरे नंबर पे कैपिटल हो गया और चौथे नंबर पे ऑफ राजस्थान हो गया। तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ऐसे जमा के इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है आवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा। अब इसको जमा के लिखना है, तो किसी का नाम हो तो निश्चित रूप से उसी से शुरू होता है, तो मिस्टर शर्मा। फिर जो सहायक क्रिया है वो आती है इज, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, मिस्टर शर्मा इज, फिर तीसरे नंबर पे आर, फिर चौथे नंबर पे क्लास टीचर। तो वाक्य हो जाएगा मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर, मिस्टर शर्मा हमारे कक्षा अध्यापक हैं, हमारे क्लास टीचर हैं। तो इस तरह से इन वाक्यों को जमाना है। पेपर बहुत सरल आएगा, आप आसानी से समझ के सीख के जाएं और पेपर को बहुत अच्छे से मजे से करें। राइट वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस, 2 वन वर्ड आएंगे एक एक नंबर के, वाक्य को देख करके वन वर्ड लिखना है, एक शब्द लिखना है। पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, एक पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, हु मेक्स यानी जो बनाता है, वुडन थिंग्स यानी लकड़ी की चीजें बनाता है, उसको क्या कहते हैं, सुथार। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो अंग्रेजी में इसको कारपेंटर कहते हैं। सी पहला अक्षर दे रखा है, आपको याद आ जाए यूं करके, तो पहला अक्षर सी है, तो यहाँ पर बाकी का लिख देना CARPENTER, कारपेंटर। तो ये आंसर आपका ऐसे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, समवन यानी कोई जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो इसकी स्पेलिंग लिखनी है PILOT, P लिखा हुआ है तो आगे की स्पेलिंग हमने लिख दी ILOT, पायलट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट, ये 5 नंबर का आएगा टाइम ऑफ इवेंट। वाक्यों को क्रम से जमाना है, समय के अनुसार, समय घटना कैसे घटी उस समय के अनुसार अपन को जमाना है। वन डे द क्रॉ गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। फॉर वांटेड टू गेट पीस ऑफ ब्रेड, और उस ब्रेड के टुकड़े को पाने के लिए। तीसरा है क्रॉ बिकेम हैप्पी एंड सैंग, क्रॉ बहुत खुश हुआ और गाने लगा। अगला वाक्य है फॉक्स टोल्ड क्रॉ टू सिंग अ सॉन्ग, लोमड़ी ने कौवे को गाना गाने के लिए कहा। और 5वां वाक्य है वंस देयर वाज ए क्रॉ, एक बार एक कौवा था। अब इसको हमें क्रम से जमाना है, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार घटना कैसे घटी होगी उसको जमाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये 5 वाक्य हमें इस तरह से लिखने पड़ेंगे पेपर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वंस देयर वाज ए क्रॉ, एक बार एक कौवा था। कहानी ऐसे ही चलती है तो क्रम से जमाना है, एक बार एक कौवा था। फिर अब देखेंगे इसमें क्या होगा, दूसरी लाइन वन डे द क्रॉ गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, तो एक कौवा था और उसको क्या मिला, एक दिन उसको रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। ये क्रम हो गया, एक बार एक कौवा था, फिर उसको रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। क्रॉ बिकेम हैप्पी एंड सैंग, और उससे क्रॉ है वो खुश हो गया और गाने लगा। ये तीसरा वाक्य यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, वांटेड टू गेट गेट यानी प्राप्त करने के लिए, पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए। फॉक्स टोल्ड क्रॉ टू सिंग ए सॉन्ग, लोमड़ी ने कौवे को कहा सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। तो इस प्रकार से ये क्रम है स्टोरी का, कहानी का, इवेंट का, घटना इस तरह से चली, आपको ध्यान रखना है। पहले वंस देयर वाज ए क्रॉ, एक बार एक कौवा था। वन डे द क्रॉ गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। क्रॉ बिकेम हैप्पी एंड सैंग, और कौवा खुश हुआ और गाने लगा। फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए। फॉक्स टोल्ड क्रॉ टू सिंग ए सॉन्ग, लोमड़ी ने उसे गाना गाने के लिए कहा। तो इस तरह से आपको ये जो है कोई भी कहानी होती है तो इसको समय के साथ उस घटना को सही क्रम से लिखना है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, घर से वापस जाते वक्त, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ड्रॉप इन का मतलब रुकना, तो विपिन चौधरी है वो रुकता था कालीचरण नाम की दुकान पर, न्यू मार्केट टू बाय शॉप, नए बाजार में किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज है, गोस्ट स्टोरीज या थ्रिलर्स। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, वो ज्यादा मिलनसार नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट टुडे, और वो चैटिंग करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता था, नहीं करना चाहता था। एट कालीचरण's विपिन, कालीचरण की दुकान पे विपिन बापू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, और वहां पर उसकी दुकान पर विपिन बापू को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें ध्यान से देख रहा है, बहुत पास से।
तो प्रश्न इस तरह से, ये आपका पैसेज है और इस तरह से प्रश्न लिखा हुआ आएगा। पहली बात तो आपको ये पूरा पैसेज कॉपी में उतारना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है पेपर में, वहां से देखते रहना, कॉपी में पूरा पैसेज उतारना नहीं। वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, तो इस प्रश्न को ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या है, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से वापस जाते हुए विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, यानी नए बाजार में वो किताबें खरीदने के लिए रोज जाते थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है, न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड है उनको हटा देते हैं। विपिन बाबू गो यानी जाना, तो जाते थे ऐसा कहना है, तो गो की जगह क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो विपिन बाबू वेंट ऑन एवरी मंडे, तो विपिन बाबू वेंट ऑन या वेंट टू न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा विपिन बाबू वेंट टू न्यू मार्केट ऑन एवरी मंडे। तो देखो विपिन बाबू यहाँ से ये है वैसा वैसा ले लिया, फिर वेंट टू, गो का वेंट हो गया, और ये ले लिया न्यू मार्केट टू बाय बुक्स ऑन एवरी मंडे बाद में ले लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। कमजोर बच्चे हैं, किसी को नहीं आता है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन मिल रही है, इतना लिख लें, लेकिन आगे से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, और आप अच्छे से फिर सीख जाएंगे। यहाँ पर फिर से ये पैसेज पूरा स्क्रीन पर मैंने इसलिए रखा है, कौन सा उत्तर कहाँ से मिल रहा है वो आपको ऐसे दिखाने के लिए मैंने ले रखा है। आपके दूसरा प्रश्न शुरू हो जाएगा, हर एक प्रश्न के पहले या बाद में पैसेज नहीं होता है, ऐसे एक बार पैसेज और फिर सारे प्रश्न होंगे कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक ही लिया है ताकि इस पे मैं पैसेज को दिखा सकूं। Why did विपिन बाबू गो ऑन न्यू मार्केट, वो नए मार्केट में क्यों जाते थे? तो विपिन बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है, चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए वो जाते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे विपिन बाबू गो की जगह गो यानी जाना, और वेंट का मतलब गए, तो क्यों जाते थे है, तो वेंट हो जाएगा न्यू मार्केट। तो विपिन बाबू गो टू न्यू मार्केट टू बाय बुक्स लिख देंगे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ये, विपिन बाबू वेंट टू न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो इसका आंसर हमारे इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज विपिन बाबू ए गुड मिक्सर, वाज सब सहायक क्रिया से इस तरह से प्रश्न शुरू होता है, तो उत्तर आपका यस या नो में होता है, वो आपको ध्यान रखना है। यस या नो में इसका उत्तर देना पड़ता है। क्या विपिन बाबू गुड मिक्सर यानी अच्छे मिलनसार थे? तो वाज नॉट ए गुड मिक्सर। तो यहाँ पर हमें नो से आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले नो लिखेंगे, फिर विपिन बाबू है वो यहाँ से है वैसा वैसा अपन ने लिख दिया, फिर was not a good mixer इसको यहाँ से लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of books विपिन बाबू not like, किस प्रकार की पुस्तकें विपिन बाबू है वो पसंद नहीं करते थे? तो यहाँ पर देखना है वो क्या क्या किताबें खरीदते थे, क्राइम स्टोरीज खरीदते थे हैं, और गोस्ट भूतों की कहानियां और थ्रिलर्स वाली किताबें खरीदते थे, और दूसरी यहाँ पर इसमें कौन सी बताई है? पहले में है क्राइम स्टोरीज यानी ये खरीदते थे, गोस्ट स्टोरीज यानी ये भी खरीदते थे, थ्रिलर यानी ये भी खरीदते थे, यानी लव स्टोरीज की कहानियां वो नहीं खरीदते थे। तो ये हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सही उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से एनिमी जो शब्द है उसका अपोजिट ढूंढना है, उसका विलोम शब्द ढूंढना है। तो एनिमी का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमें पूरे साल पढ़ना चाहिए, बहुत सारी मीनिंग है उनको याद होनी चाहिए। तो एनिमी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। तो यहाँ पर इसका जो है वो विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड, चैट, स्पेंडिंग और वर्क। तो चैट का मतलब चैट, तो ऑनलाइन किसी से बात करना, मोबाइल पे मैसेज करना, स्पेंडिंग व्यतीत करना, वर्क काम करना। तो यहाँ पर फ्रेंड शब्द है वो क्या है, इसका विलोम शब्द है। यहाँ पर बहुवचन लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर एनिमी, एनिमीज होगा तो फ्रेंड्स होगा, एनिमी है तो खाली फ्रेंड होगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तो ए आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर सही गलत आपको लिखने हैं, सही क्या है और गलत क्या है। विपिन बाबू लिव्ड अलोन, विपिन बाबू अलग अकेले रहते थे, तो यहाँ पर देखना है ही लिव्ड अलोन, हाँ यानी वो अकेले रहते थे, तो अकेले रहते थे सही बात है, तो यहाँ पर ट्रू लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ट्रू, तो ये बात सही है, हमारा प्रश्न राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ मित्र थे, तो हैड फ्यू फ्रेंड्स, हाँ इनके कुछ मित्र थे, ये बात भी सही है, तो यहाँ पर भी हमें
ट्रू लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स के प्रश्न आपको करने हैं। नेक्स्ट है हु वाज अकस्टम्ड टू सिंग, किसको गाने की आदत थी, अकस्टम्ड यानी गाना। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख झिंगुर अकस्टम टू सिंग, वो उसको गाना गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म, गर्मियों में, सनी मंथ ऑफ गे यानी दोपहर की गर्मियों में, ऐसे महीने में, गे समर और गर्मियों का वो आनंद लेने में, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का वो आनंद लेता था। मूर्ख झिंगुर। बिगेन टू कंप्लेन, वो शिकायत करने लगा। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसको पता लगा कि उसने पाया कि एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, उसके घर पर उसकी अलमारी खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियां आने वाली थी। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन, और एक भी रोटी का टुकड़ा उसको नहीं मिलेगा। ऑन स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए जमीन पर उसको रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर, और कोई भी फूल। ही सी नॉट ए लीफ ऑन ट्री, किसी भी पेड़ पर उसको न तो कोई उसको पत्ता दिखाई दे रहा है या ना कोई फूल दिखाई देता है। ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा। सेज क्रिकेट ऑफ मी, यानी अब मेरा क्या होगा, ऐसा वो कहता है। अब प्रश्न क्या है, हु वाज अकस्टम्ड टू सिंग, किसको गाने की आदत थी। तो गाने की आदत किसको थी, ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, यानी सिली यंग क्रिकेट को गाने की आदत थी, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा, सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। तो यहां पर ये आप इस तरीके से लिख दोगे, सिली यंग क्रिकेट वाज अकस्टम्ड टू सिंग, या इस तरह से इस लाइन को लिख दोगे तो आपका प्रश्न का ये उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, व्हेन डिड क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, यानी व्हेन का अर्थ क्या है, कब। व्हेन का अर्थ क्या है, कब यानी समय। तो उत्तर में कोई न कोई समय आने वाला है। क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन यानी शिकायत करना। तो क्रिकेट झिंगुर है, वो कब शिकायत करने लगा। तो यहां पर देखना है, वार्म एंड सनी गे समर स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty और winter was come। यहां तक आप इसको as it is, अगर आप पूरा सही एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं और यहां से यहां तक उत्तर इसका लिख देंगे तो भी राइट हो जाएगा, लेकिन लिखना कैसे, क्रिकेट began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो यहां पर क्रिकेट began to complain, ये जो लाइन है उसकी शुरुआत यहां से की है यहां तक, फिर यहां से इसका उत्तर लिया है। when he found that से लेकर के यहां तक इसका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the young cricket was brave, clever, silly या honest। यंग क्रिकेट जो युवा झिंगुर था वो कैसा था, बहादुर था, चालाक था, चतुर था, या सिली मूर्ख था, या ईमानदार था। तो यहाँ पर स्टार्ट में ही लिखा हुआ है सिली यंग क्रिकेट, एक युवा मूर्ख क्रिकेट झिंगुर। तो यहाँ पर सिली इसका राइट आंसर है। आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको ऐसे राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ, ग्राउंड है वो कवर्ड यानी ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था, फूलों से, स्नो यानी बर्फ से, सी यानी पानी से, मड यानी कीचड़ से। तो यहां पर आपको दिख रहा है नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड, तो किससे ढका हुआ था, स्नो यानी बर्फ से ढका हुआ था। तो ये बी आंसर हमारा ऐसे राइट करना है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर बी ऑप्शन है तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, यहां पर अब सही गलत आपको लिखना है। द कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, कपबोर्ड खाली था, तो ये रहा लाइन, यहां पर देखेंगे कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, तो ये सही बात है। तो यहां पर इसलिए सही बात है तो हम लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू शब्द है वो आपको यहां पर लिखना है, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दूसरा है विंटर सीजन वॉज कमिंग, और सर्दी की ऋतु है वो आने वाली थी, तो विंटर वॉज कम, ये भी बात सही है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, ट्रू ऐसे लिख देंगे, TRUE, ट्रू को लिख देना है। नेक्स्ट है देयर वर लीव्स ऑन द ट्रीज, तो पेड़ पर पत्तियां थी, तो नॉट ए लीफ ऑन ट्री, नॉट का मतलब नहीं, तो लीफ का मतलब पत्ती, तो पेड़ों पर पत्ती नहीं थी। यहां पर क्या कह रहा है, पेड़ों पर पत्तियां थी, तो ये झूठ है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी और यहां पर पत्तियां थी ऐसे कह रहा है, तो ये सही नहीं है, गलत है, इसलिए यहां पर लिखेंगे फॉल्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फॉल्स की ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, FALSE।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउअडेज। अब यहां पर ये इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, तीसरा पैसेज है। इस तरह से ये भी 10 अंक का पैसेज है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको लगभग उत्तर मिल जाएंगे। आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी देखें और सीखें 8वीं बोर्ड का पेपर उन्हें कैसे करना है। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, प्रदूषण है वो सबसे ज्वलंत समस्या है। बिफोर मैनकाइंड, मानवता के सामने, नाउअडेज, आजकल मनुष्य के सामने प्रदूषण है वो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। इट हैज टेकन ए सीरियस फ्रॉम टुडे, आज ये बहुत गंभीर हो गई है। मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विद नेचर, मनुष्य है वो बहुत ज्यादा मनुष्य के प्रकृति के साथ इंटरफेयर करता है। एज ए रिजल्ट, छेड़छाड़ करता है। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, द होल एनवायरमेंट हैज बिकम पॉल्यूटेड, और परिणाम स्वरूप ऑल एनवायरमेंट यानी पूरा वातावरण जो है बिकम पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गया है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 3 प्रकार के मुख्य प्रदूषण है। कोई भी चीज समझने नहीं आती है तो ये वीडियो है, बार बार देख सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो। 3 प्रकार के मुख्य प्रदूषण है, कौन से? एयर यानी हवा, वाटर यानी जल प्रदूषण, नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण। तो एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मोस्टली कॉज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, स्मोक का मतलब धुआं, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, मिल्क से, फैक्ट्री से, वर्कशॉप, मिल्क की जो वर्कशॉप होती है वहां से, आदि से जो धुआं वगैरह जो निकलता है। एंड इट कॉजेज लंग डिजीज, और उससे लंग यानी फेफड़े, तो फेफड़ों की बीमारियां होती है, अस्थमा होता है, खांसी होती है, आई फ्लू होता है, अस्थमा, टीबी होती है, और आई बर्निंग, आंखों के जलने की समस्या होती है, हेडक होता है, सिर दर्द होता है। ये सारी समस्याएं जो है वायु प्रदूषण से होती है। तो व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउअडेज, आजकल की सबसे बड़ी ज्वलन समस्या क्या है? तो पहला ही प्रश्न में यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउअडेज। तो यहां तक ये उत्तर हम लिख देंगे तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, कहीं कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सोच समझ करके आसानी से, शांति से उत्तर देने की प्रश्न करना है। राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉज का मतलब कारण, और एयर प्रदूषण का मतलब वायु प्रदूषण का कारण आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप एटसेट्रा। तो ये उत्तर यहाँ पर हम लिख देंगे तो हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया कि आपको ये पैसेज पूरा उतारना नहीं है, मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए स्क्रीन पर रखा है, आपको केवल प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। व्हाई हैज एनवायरमेंट पोल्यूटेड, वातावरण क्यों प्रदूषित हो चुका है? तो यहाँ पर एनवायरमेंट हैज पोल्यूटेड बिकॉज मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विथ नेचर। तो ये जो लाइन है वो यहाँ, मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विथ नेचर, ये लाइन आप यहाँ से है वैसी वैसी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बिकॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि। और अच्छा तरीके से लिखना चाहें तो ये प्रश्न है, उसी से उत्तर बनाना सीखा पड़ेगा। एनवायरमेंट पहले आ गया, फिर हैज बाद में आ गया। एनवायरमेंट हैज पोल्यूटेड बिकॉज मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विथ नेचर, मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन, इनमें से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? नॉट टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो प्रदूषण ये है, एयर है, वाटर है और नॉइज पोल्यूशन, ये 3 प्रकार के आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन दे रखा है, वाटर पोल्यूशन है और फूड पोल्यूशन है, और डी में है नॉइज पोल्यूशन। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन ये दे रखा है, वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ये रहा, और नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो ये रहा। तो फूड पोल्यूशन ये कोई प्रदूषण नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, ये राइट, ट्रू और फॉल्स, यहां पर भी सही गलत को लिखना है। तो पॉल्यूशन इज अ बर्निंग प्रॉब्लम, पॉल्यूशन एक ज्वलंत समस्या है, ये रही लाइन, पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, ये लाइन यहाँ पर सेम एज मिल गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ट्रू लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन कॉजेज हेड डिजीज। अब एयर पोल्यूशन यहाँ पर बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, उससे क्या होता है? स्मोक निकलता है, उससे यहाँ से एयर प्रदूषण होता है, और इट कॉजेज, उससे लंग की
फेफड़ों की बीमारियां होती है, अस्थमा होता है, आई फ्लू होता है, आई बर्निंग और हेडेक होता है, यानी सर दर्द भी होता है। तो ये बात भी सही है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ट्रू, और ये इस तरह से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी में 20वां प्रश्न, यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तुम्हारा नाम राज है और तुम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। ऐसे प्रश्नों को समझना है। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, और तुम बुखार से पीड़ित हो। अनेबल टू गो टू स्कूल, और विद्यालय नहीं जा सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, और 2 दिन के लिए उनको निवेदन करना है। तो यू मे यूज फॉलोइंग क्लोज, और यहाँ पर आप कुछ ऐसे शब्द हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं, आई एम इल या सफरिंग, नॉट एबल, स्कूल, फ्रॉम टू। तो ऐसे शब्द दिए हुए थे, उन पर भी ध्यान देना है। अगर कोई चीज आप बोल रहे हो तो ये शब्द आपको उससे पूरा वाक्य, पूरी लाइन याद आ जाती है। तो इस तरह से ये आपकी सहायता के लिए होते हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल, आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद लिखोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और लिख दोगे जयपुर। तो ये आपकी प्रिंसिपल आपको लिखना है। द प्रिंसिपल जानते ही हैं, स्कूल का नाम या प्रश्न में पेपर में दिया हुआ है तो वो लिख देना है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको तारीख लिख देनी है 18/4/2022। फिर उसके बाद आपको लिखना है सर, और उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट 2 days लीव, ये सर है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे फिर सर लिखेंगे। 2 days लीव, 2 दिन का अवकाश आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रेस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म टू यू, निवेदन पूर्वक मैं आपको सूचना यानी दे रहा हूं कि आई एम इल, मैं बीमार हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, पिछली शाम से यानी कल शाम से मुझे बुखार आ गया है, बुखार हो गया है। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस, इसलिए मैं कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकता हूं। फ्रॉम 18 to 19 अप्रैल 2020, 18 से 19 अप्रैल 2 दिन में कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता हूं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली, कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें या स्वीकृत करें। थैंकिंग यू, फिर इसके बाद लिखना है धन्यवाद। फिर आपका योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। फिर पेपर में आपका नाम दिया हुआ है वो लिखना है, जैसे यहाँ पर राज दिया हुआ है तो आपको राज लिखना है। फिर उसके बाद क्लास लिख देनी है आपकी, क्लास 8, और उसके बाद रोल नंबर आपका जो है वो रोल नंबर लिख देना है। तो इस तरह से अगर बीमारी के कारण छुट्टी मांगे तो आपको ये एप्लीकेशन ध्यान में रखनी है। घर पर गृह कार्य, घर पर कार्य की एप्लीकेशन भी याद कर लेनी है, टीसी की भी कर लेनी है, शुल्क मुक्ति की है। तो इस तरह से आपको कुछ एप्लीकेशन याद कर लेनी है। और इमेजिन यू आर नेहा, मान लीजिए कि आपका नाम नेहा है। यू गॉट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी, लेखनी से आपको जन्मदिन पर एक उपहार मिला है, और उसको लेटर लिख करके आपको गिव थैंक्स टू फॉर द गिफ्ट, और उस गिफ्ट के लिए उसे धन्यवाद देना है। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, और कुछ बिंदुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। व्हाट डिड यू गेट इन गिफ्ट, आप गिफ्ट को कब प्राप्त किया। हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर इट, वो तुम्हारे लिए कैसे लाभदायक है। हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो गिफ्ट मिलने के बाद। तो ये बातें उसमें आप लिख करके इस लेटर को पूरा कर सकते हैं। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं अपने खुद का। तो यहाँ पर हम इस साइड में लिखेंगे 25 आजाद नगर, 25 आजाद नगर। जो भी एड्रेस इसमें अगर लेटर में दिया हुआ है तो वो लिखना है, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिखे। 25 आजाद नगर, 35 शास्त्री कॉलोनी, इस तरीके से डूंगरपुर। तो 25 आजाद नगर डूंगरपुर आपने लिख दिया। फिर लिखेंगे अप्रैल 18 कोमा करके 2022, ये ऐसे तारीख लिख देनी है। ठीक है, पहले एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद एड्रेस यानी पता, और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है। याद रखना है एड्रेस के बाद डेट आएगी। और फिर उसके बाद में माय डियर लेखनी, अब लेखनी तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए उसका नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो माय डियर फ्रेंड ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस गिफ्ट यू सेंट मी ऑन माय बर्थडे। तो थैंक यू वेरी मच, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर द नाइस गिफ्ट, सुंदर उपहार के लिए, यू सेंट मी ऑन माय बर्थडे, जिसे तुमने मेरे जन्मदिन पर भेजा। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू that you have sent me a dictionary, तुम बहुत दयालु हो कि तुमने मुझे एक डिक्शनरी भेजी। डिक्शनरी यानी शब्दकोश। इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। एवरीबडी लाइक्ड इट बट मिस्ड यू लॉट, सबने ईट का मतलब इस गिफ्ट को बहुत पसंद किया, बट मिस्ड यू लॉट, लेकिन तुमको बहुत मिस किया, तुमको बहुत याद किया। विद बेस्ट रिगार्ड, शुभकामनाओं के साथ में, डियर आंट
चाची को, और लव टू मीना, और मीना को मेरा प्यार देना। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी मित्र नेहा। इस तरीके से आपका अंत में नाम लिख देना है। तो इस तरह से आपको लेटर आए तो लेटर भी लिखना है। एप्लीकेशन में और भी सिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज की है, इस तरह की एप्लीकेशन है जो है वो सब आपको याद कर देनी है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स। आपको हेल्प गिवन आउटलाइन, स्टोरी की जो आउटलाइन इस तरह से लिखी हुई आएगी। तो ये आउटलाइन इसलिए लिखी हुई आती है ताकि आपको स्टोरी याद आ जाए। कहीं कुछ भूल रहे हो, कोई स्पेलिंग याद नहीं आ रही हो, तो ये आउटलाइन में आपको मिल जाती है और वहां से आपको कहानी में कुछ भूल रहे हो वो भी याद आ जाता है। तो स्टोरी लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है। और इस स्टोरी को देखना है तो यहाँ ऊपर ही आई बटन में आपको कक्षा 8 की 6, 7, 8 की स्टोरी एप्लीकेशन पैराग्राफ वगैरह जो आएंगे, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके सभी स्टोरी एप्लीकेशन महत्वपूर्ण सारी है, वहां से आप इनको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। वहां पर आपको ये स्टोरी मिल जाएगी ग्रेडी डॉग की, तो आप लोग वहां से उसको याद कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, दोनों में से कोई एक आता है तो एक करना है, जैसा भी आए आपको उसके अनुसार करना है। यहाँ पर भी ऐसे शब्द दिए हुए, नेम, स्कूल, वीक, क्लास, रूम, टीचर्स, फर्नीचर, वेल इक्विप्ड लैब, प्लेग्राउंड, गार्डन, ट्रीज, गेम्स। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पूरी लाइन याद दिला देते हैं, कोई स्पेलिंग भूल रहे हैं तो याद दिला देते हैं, तो इसलिए इनका भी ध्यान रखना है। पैसेज है, जैसे पैराग्राफ है, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। द बिल्डिंग ऑफ, OF है यहाँ पर, बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज वेरी ग्रैंड, तो स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत ग्रैंड यानी विशाल है, बड़ी बिल्डिंग है, GRAND, ग्रैंड। इट इज इन द सेंटर ऑफ सिटी, और ये शहर के मध्य में है। देयर आर 30 रूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 30 कमरे हैं। ऑल द रूम्स आर बिग एंड एरी, सारे कमरे बड़े हैं और एरी यानी हवादार हैं। आवर स्कूल हैड ए बिग प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान भी है। यहाँ पर हैज लिखेंगे, आवर स्कूल हैज ए बिग प्लेग्राउंड। वी प्ले गेम्स देयर इन द इवनिंग, जहां पर हम शाम को खेल खेलते हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड लर्नेड, सभी टीचर बहुत दयालु हैं और विद्वान हैं। आवर हेडमास्टर इज लर्नेड मैन, और हमारे हेडमास्टर जो हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, पुरुष हैं। तो इस तरीके से आप ये जो पैराग्राफ है वो आपको लिखना है। तो ये आपका कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर है और इस आधार पर आपके प्रश्न आएंगे और ऐसे आपको प्रश्न करने हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग प्रश्नों को कैसे करना है उसको अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी आसपास पढ़ने वाले जो भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करें जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, ताकि वे भी देखें और इस पेपर को बहुत अच्छे से कर पाए। तो आप लोग उसके साथ ही प्लेलिस्ट जो है एप्लीकेशन कक्षा 6 से 8 एप्लीकेशन पैराग्राफ स्टोरी, तो उस प्लेलिस्ट में देखें, आपको बहुत सारी ये चीजें भी आपको मिल जाएंगी, आप उससे तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।